हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बहुमत के प्रकार। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। बहुमत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आगे पॉलिटी में जितने भी चैप्टर्स आएंगे तो हर जगह आपको बहुमत 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 ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे। तो इसीलिए मेरा प्रयास ये है कि स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बहुमत बता दिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए आप हेडिंग बना सकते हैं बहुमत के प्रकार, टाइप ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, टाइप ऑफ मेजोरिटी, बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार में सबसे पहला बहुमत होगा साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? तो साधारण बहुमत में आप एक परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं, लिखिए, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ये इसका परिभाषा हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो यहाँ पर देखो, आपके लिए दो शब्द नया आया होगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। अब बहुमत का मतलब होता है 50% से अधिक। बहुमत का मतलब 50% से अधिक। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बहुमत का मतलब 50% से अधिक। तो ये उपस्थित एवं मतदान करने वाला क्या होता है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप। जैसे मान लीजिए, आपको पता होगा कि लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या 543 है। ठीक है, और किसी विषय पर मतदान करना है। ठीक है, वोटिंग करना है। तो वोटिंग करने के लिए सदस्य को लोकसभा या राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे तो उसको सदन में पहुंचना आवश्यक है। अब आएंगे तभी तो भाई वो वोटिंग करेंगे। तो मान लेते हैं कि उस दिन, जिस दिन वोटिंग करवाना था, किसी विषय पर बातचीत करना था, वोटिंग करना था, तो उस दिन उपस्थित हुए टोटल 200 सदस्य। लोकसभा में टोटल 543 सदस्य होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा सदस्य उपस्थित हो ही। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 200 सदस्य उपस्थित हुए और उसमें मतदान करने वालों की संख्या 180 हम मान लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने सदस्य उपस्थित हुए हैं वो सारे के सारे मतदान करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मतदान कितने कर रहे हैं? 180। उपस्थित कितने हैं? 200। तो अब बताओ, आपकी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितना है? उपस्थित और मतदान, ऐसी संख्या आपको बतलाना है जो उपस्थित भी है और मतदान भी कर रहा है। तो कहोगे सर ये तो 180 हो जाएगा। 180 ही ऐसी संख्या है जो उपस्थित भी है और मतदान भी कर रहा है। तो उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या कितना हो गया? 180, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। बहुमत का मतलब 50% से अधिक। अब देखो, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य कितना आ गया? 180। अब इसी का 50% कर लो। तो 50% करने के लिए 2 से भाग दे दो, तो 50% हो गया। अब प्लस में क्या कर लोगे? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 1, 91। ये जो 91 संख्या है, यही संख्या क्या कहलाएगा? साधारण बहुमत। ठीक है। अच्छा, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम सोच रहे आपको बता दें, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ा बहुत। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसा माने कि मतदान किया 180 सदस्य, हाँ 179 भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम 179 मान लेते हैं कि उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या 179 है। अब क्या करोगे? अब 179 लिखो, इसका 50% प्लस 1 करें क्या? नहीं, यहाँ पर प्लस 1 नहीं करोगे। यहाँ पर इसलिए प्लस 1 नहीं करना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जैसे साधारण बहुमत है, यहाँ पर जब भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की संख्या अगर सम संख्या हो तब 50% से अधिक करना, मतलब प्लस 1 करना। इतना याद रखो, प्लस 1 तब करना। अगर विषम संख्या है तो प्लस 1 करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो 179 में
179 में 2 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा 89.5, यानी कि इतना सदस्य की संख्या, यानी कि 89.5 सदस्य की संख्या जो है यहाँ पर, ये संख्या क्या कहलाएगा? साधारण बहुमत। अब क्या ये 50% से अधिक है? हाँ है, 50% से अधिक है, लेकिन यहाँ पर देखो सदस्य की संख्या किस में जा रहा है? दशमलव में। क्या सदस्य की संख्या दशमलव में होता है? नहीं होता है। तो क्या करें? तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद एक, जैसे यहाँ पर 0.5 है, तो अगर दशमलव के बाद 1 2 3 4 तक संख्या रहे तो क्या करना है? सिर्फ इधर वाले अंकों को लिख देना, इधर वाले अंकों को लिख देना, ठीक है। अगर दशमलव के बाद दशमलव, जैसे 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 इस तरह से आ रहा है, तो क्या करेंगे? 79 में एक नया संख्या जोड़ देंगे, ये 89 में एक नया संख्या जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 90। तो ये जो संख्या यहाँ पर आया 90, ये संख्या क्या कहलाएगा? साधारण बहुमत, ठीक है। और आगे देखिए, अब साधारण बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला नंबर तो सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली बहुमत है साधारण बहुमत, ठीक है। साधारण बहुमत का प्रयोग मुख्य रूप से 3 जगहों पर किया जाता है, मतलब और भी किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 जगहों पर किया जाता है। साधारण विधेयक को अगर पारित करवाना है तो साधारण बहुमत से पारित होगा, धन विधेयक को पारित करना है तो साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा, और वित्त विधेयक को पारित करना है तो भी साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अब देखो, आपको वो जो संख्या अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि कोई भी बहुमत जो है उसका प्रयोग कहाँ होता है। जैसे साधारण बहुमत का प्रयोग 3 जगह पर होता है, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक को पारित करने में, ठीक है। इसके बाद दूसरा है तत्कालीन या प्रभावी बहुमत। तत्कालीन या प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी इसको इंग्लिश में कह लेते हैं। तत्कालीन या प्रभावी बहुमत क्या होता है? तो देखिए, इसका परिभाषा एक लाइन में आप कह सकते हो, प्रभावी या तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी या तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत। यहाँ पर फिर देखो आ गया बहुमत, किसका बहुमत? तत्कालीन सदस्य संख्या का। तो पहले नंबर तो आपको तत्कालीन सदस्य संख्या निकालना पड़ेगा, या प्रभावी सदस्य संख्या निकालना पड़ेगा। तो प्रभावी सदस्य संख्या कैसे निकालेंगे? तो प्रभावी सदस्य संख्या निकालने का फार्मूला है कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ। जैसे लोकसभा में अगर आपको प्रभावी सदस्य संख्या निकालना है तो लोकसभा में कुल 543 सदस्य है, तो 543 माइनस रिक्तियाँ कर दो। जैसे राज्यसभा में बात करें तो 245, तो 245 माइनस रिक्तियाँ कर दो, तो निकल जाएगा प्रभावी सदस्य संख्या, और फिर उसका बहुमत निकाल लेंगे हम लोग। तो ये फार्मूला लगाओ, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ। पहले प्रभावी सदस्य संख्या निकालते हैं। कुल सदस्य संख्या, जैसे अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 543 सदस्य हैं, माइनस रिक्तियाँ। रिक्तियाँ का मतलब होता है, जैसे मान लो लोकसभा में कुल जितना सदस्य है तो इसमें कुछ रिक्तियाँ आ सकती है। रिक्तियाँ होने का क्या क्या वजह हो सकता है? जैसे मान लो कोई सदस्य है, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, और मान लेते हैं ये भी किसकी संख्या कम से कम 3, चलो 3 की मृत्यु हो गई। 2 सदस्य संख्या त्यागपत्र दे दिया तो 2 स्थान खाली हो गया, रिक्त हो गया। और जैसे निर्वाचन कभी कभी रद्द हो जाता है तो भी वो रिक्तियाँ हो जाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 सदस्य संख्या यहाँ से, मतलब निर्वाचन रद्द हो गया, निर्वाचन रद्द होने की वजह से 2 सदस्य का जो रिक्तियाँ हैं ये बच गया है, ठीक है। मतलब निर्वाचन रद्द होता है उस समय भी हो जाता है। मान लो जैसे कोई सदस्य है और उसका उम्र 25 साल नहीं हुआ है और वो फर्जी सर्टिफिकेट बना के 25 साल दे दिया, और फिर बाद में पता चला कि इसका उम्र फर्जी सर्टिफिकेट था, तो उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में भी उसका सीट क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो यहाँ पर बताइए रिक्तियाँ टोटल कितना? 3 2 5 2 7, तो यहाँ पर 7 रिक्तियाँ हो गया। तो अब बताओ प्रभावी सदस्य संख्या कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7 6 3 5, 536 यहाँ पर रिक्तियाँ आ गए। अब इसका फिर क्या करना है? बहुमत निकालना है। बहुमत का मतलब 50% से अधिक, तो यहाँ पर क्या करो? 2 से भाग दे दो और प्लस 1 कर लो, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर संख्या आएगा वो संख्या क्या कहलाएगा?
तत्कालीन या प्रभावी बहुमत। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रभावी बहुमत का प्रयोग। ये जो प्रभावी बहुमत हम लोग अभी सीखे, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग 8 जगहों पर किया जाता है। इसका प्रयोग कितने जगह पर किया जाता है? 8 स्थानों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हैं, इससे पहले आपको बताया गया था, जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसी तरह से विधान सभा होता है और विधान परिषद होता है। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, स्पीकर और उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताया गया था। फिर राज्यसभा में सभापति होता है और उपसभापति होता है। ठीक है, फिर विधानसभा में आ जाओ तो विधानसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। फिर विधान परिषद में आओ तो यहाँ भी सभापति होता है और उपसभापति। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सदस्य हो गए? लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति उपसभापति, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद में सभापति उपसभापति। तो इन सारे व्यक्तियों को, ये जो 8 व्यक्ति हैं, इन सारे व्यक्तियों को पद से हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। तो विशेष बहुमत जो होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है, देख सकते हो विशेष बहुमत 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का विशेष बहुमत, तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है? देख सकते हो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जैसे उपस्थित और मतदान करने वाले, अभी तुरंत आपको स्टार्टिंग में जैसे साधारण बहुमत हम लोग पढ़े तो वहाँ आपको एग्जाम्पल बताए, फिर वही एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे लोकसभा में कुल कितना सदस्य? 543। 543। मान लेते हैं कि उपस्थित हुआ 200 सदस्य और सारा का सारा मतदान नहीं करता है, तो यहाँ भी हम मान लेते हैं 180 सदस्य ऐसा है जो मतदान कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की संख्या कितना है, तो कहोगे आप 180 है। तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य की संख्या 180 आ गया। अब वही तो कर रहे हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। 2/3 का मतलब 2/3। 180 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का 2/3, वही तो आता है 2/3। ठीक है, तो 2/3 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना? 3 6 18, सॉरी 3 6 18, तो ये हो जाएगा 60 गुना 2, तो ये होगा कितना संख्या? 120। तो ये जो 120 यहाँ पर संख्या आया, ये संख्या क्या कहलाएगा? पहले प्रकार का विशेष बहुमत। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर +1 नहीं करना है। अब ये नहीं कहोगे कि यहाँ पर सम संख्या है तो +1 करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ साधारण उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 2/3 कर देना है। और यहाँ पर 50% से अधिक वाला रूल, +1 वाला रूल नहीं लगाओगे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखोगे। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, पहले प्रकार का विशेष बहुमत का इसका प्रयोग मुख्य रूप से 2 जगह किया जाता है। एक अनुच्छेद 243 में किया जाता है और दूसरा अनुच्छेद 312 में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। देखो एक चीज़ आपको याद रखना, विशेष बहुमत का मतलब ही होता है 2/3। आप इतना बात याद रखोगे, 2/3। जहाँ पर भी विशेष बहुमत का बात आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर 2/3 आएगा ही। ठीक है, 2/3। तो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है? फिर वही उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। ये थोड़ा सा टफ
बहुमत है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये तो पता है आपको, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम न हो, कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे लोकसभा में कितना सदस्य होता है? 543। यार हम क्या लिख देते हैं, लोकसभा में कुल 543 सदस्य। सबसे पहला नंबर तो इसको आधा कर लेना है, इसका आधा कर लो। तो ये आधा कर लोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 271.5, यानी कि हम लोग इसको 272 मान लेते हैं। तो 272 इसका आधा हो गया, ठीक है। ये लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या है, इसका हम आधा किए हैं। आधा करने के बाद ये कितना आ गया? 271.5, यानी कि 272 हम इसको मान लेते हैं। अब इसमें बातचीत करना था, इस पर बातचीत चलना था। तो उपस्थित हुए कितना सदस्य? तो उपस्थित हुए मान लेते हैं सब 310 सदस्य उपस्थित हुए, और उसमें मतदान करने वालों की संख्या 300 है। कितना है? 300। उपस्थित कितना हो रहा है? 310। मतदान कितना कर? 300। तो बताओ आपकी उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्य की संख्या कितना हो गया? 300। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की संख्या 300। देख लो, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य कितना निकला? 300। अब इसी का क्या निकालना है? 2/3। ये जो 300 निकला, इसी का निकालना है 2/3। तो 300 का 2/3 निकाल दो, 300 का 2/3, तो ये कितना हो जाएगा? 100 200, तो ये हो जाएगा 200। तो 200 निकल गया, ठीक है। बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। अब इसको समझते हैं। कह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो देख लो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितना है? 300। अब इसका 2/3 बहुमत हम निकाले, 2/3 बहुमत कितना आ गया? 200। करेक्ट। जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना, कुल सदस्य संख्या कितना है? 543। इसका आधा कितना होता है? 272, ठीक है। 272 आधा है। तो कह रहा ये आधा है, तो इससे कम नहीं होना। ये जो संख्या अभी आया है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का 2/3, 200 जो संख्या निकल के आया है, कह रहा ये इसके आधे से कम नहीं है। आधा कितना? 272। तो इससे कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो वो विधेयक पारित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये संख्या कितना है? 200 ही है। तो 200, यहाँ पर देखो आधा कितना है इसका? 272। तो 272 से ये कम है, तो ये विधेयक पारित नहीं होगा, ठीक है। अब इसको पारित कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको और समझें। जैसे हम मान लेते हैं ये 1 जनवरी में ऐसा हुआ था और विधेयक पारित नहीं हुआ, ठीक है। फिर कहा चलो कोई बात नहीं है, 2 जनवरी को हम लोग फिर से एक बार बैठक लगाते हैं, हो जाए पारित, ठीक है। तो फिर वहाँ पर उपस्थित हुआ, उपस्थित होने वालों की संख्या हम मान लेते हैं 460 सदस्य उपस्थित हुआ, और मतदान करने वालों की संख्या 450 रहा, मतलब 460 व्यक्ति उपस्थित हुआ और कुल 450 व्यक्ति ही मतदान किया। तो बताओ आप, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की संख्या क्या होगी? 450। तो 450 का 2/3 बहुमत निकाल लो। तो ये 3 15 150 दूना 150, तो ये हो जाएगा 150 गुना 2, तो ये कितना होगा? 300। अब देखो ये संख्या कितना आ गया? 300। पहले कितना था? 200 था, तो आधा से कम था, कम नहीं होना चाहिए, कम था इसीलिए पारित नहीं हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हो, अब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत 300 आया, जो कि कुल सदस्य संख्या का आधा इतना है, इससे कम नहीं है। देखो ये 272 है और ये कितना है? 300। मतलब अब ये पारित हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में, संविधान संशोधन विधेयक को जब पारित करना है तो दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से पारित किया जाता है।
जैसे प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी है तो इसको पद से हटाने के लिए भी दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जज सीएजी आप लोगों को पता होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, तो इसको, और मूल निर्वाचन आयुक्त, तो इन सारे व्यक्तियों को पद से हटाना होता है तो दूसरे प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत। अब तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है? देखो, कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल सदस्य संख्या का 2/3। जैसे अगर हम लोग बात करें लोकसभा, तो लोकसभा में कितना सदस्य? 543 का 2/3, बट यानी कि सीधा 2/3 निकालना। अब यहाँ पर ये नहीं समझना बहुमत है तो 50% से अधिक कर देंगे, +1 कर देंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या लोकसभा में कितना होता है? 543। 543 का 2/3 कर दो, 543 का 2/3 करो, जो भी संख्या आएगा वो संख्या यहाँ पर क्या कहला जाएगा? तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। ठीक है, और इसी तरह से अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल 245 का 2/3 निकाल लो, जो भी संख्या आएगा वो संख्या क्या कहलाएगा? तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तो ये भी संख्या आप कमेंट कर सकते हैं आपका कितना आंसर आ रहा है। इसके बाद तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका प्रयोग देखो, तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग, इसका प्रयोग अनुच्छेद 61 में किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा उसे पद से हटाने के लिए तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बताओ राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है? तो तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक पूर्ण या स्पष्ट बहुमत है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है? तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या का बहुमत क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जैसे आप लोग सुनते हैं कि जो बीजेपी का सरकार है ये पूर्ण बहुमत का सरकार है। पूर्ण बहुमत का सरकार का मतलब क्या होता है? पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत निकालना है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत कैसे निकालें? तो यहाँ पर देख सकते हो कुल सदस्य संख्या, जैसे अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 543 का बहुमत मतलब यहाँ पर उस जैसे पहले हम लोग 50% किए थे तो यहाँ पर भी क्या करना है? 50% करना है। तो 543/2। अब देखो ये विषम संख्या है इसलिए हम +1 नहीं करेंगे। तो 543 में 2 से आप भाग दे करके देख लो, 543 में 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 271.5 शायद 271.5। अब 271, जैसे मान लो बीजेपी का सरकार है ना, बीजेपी के सरकार में, तो बीजेपी क्या है? पूर्ण बहुमत का सरकार है। तो पूर्ण बहुमत क्यों कहते हैं उसको? पूर्ण बहुमत इसलिए कहा जाता है, जैसे लोकसभा में कुल 543 सदस्य है, तो 543 सदस्यों में से जो बीजेपी है तो बीजेपी का कुल 271.5। अब देखो 271.5 को हम 272 ले लेंगे। ठीक है, 272 यानी कि 272 सदस्य अगर बीजेपी का है, लोकसभा में 272 सदस्य बीजेपी का है, तो हम मानेंगे कि बीजेपी किस प्रकार का सदस्य सरकार है? पूर्ण बहुमत का सरकार। पूर्ण बहुमत का मतलब यही होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या कितना है लोकसभा में? 543/2 कर लो तो 271.5 यानी 272। इसके बाद कोरम या गणपूर्ति। तो चलिए देखते हैं कि कोरम या गणपूर्ति क्या होता है। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि कोरम क्या होता है। जैसे मान लो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे साधारण बहुमत का प्रयोग। साधारण बहुमत का प्रयोग साधारण विधेयक को पारित करने में किया जाता है। धन विधेयक को पारित करना है तो साधारण विधेयक का प्रयोग किया जाएगा, या वित्त विधेयक आदि को पारित करना है तो साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब मान लो कि लोकसभा के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 10 सदस्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये धन विधेयक पारित हो जाए। ठीक है, और
सब नहीं, सभी सदस्य नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ सदस्य हैं जो चाहते हैं कि चलो हम सब मिल करके 5-10 सदस्य मिल करके इस धन विधेयक को पारित करवा लेते हैं। तो ऐसा वो सोच सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं। तो देखो अब आपको पता है साधारण विधेयक को हम लोग कैसे अभी पारित कराए थे, यहाँ से देख सकते हो। जैसे ये देखो, हाँ ये देखो, अब ये जो विधेयक होगा, कोई संसद के कोई भी सदस्य दो चार व्यक्ति आपस में सहमति बना के वो चाहेंगे कि चलो ये इस विधेयक को हम पारित कर लेते हैं। जैसे साधारण विधेयक को पारित करना होगा तो कोई सदस्य ऐसा भी सोच सकता है कि चलो हम लोग लोकसभा या राज्यसभा में 10 दोस्त आपस में उपस्थित हो जाते हैं, 10 दोस्त उपस्थित होंगे और 10 का 10 मान लेते हैं कि मतदान कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मतदान कर लेंगे। उपस्थित भी 10 हुआ, मतदान भी 10 किया, तो बताओ उपस्थित और मतदान करने वाले संख्या कितना हो गया? 10। दोनों की संख्या 10 हो गया। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की संख्या 10 हो गया, तो अब इसका क्या करोगे? 50% करोगे, तो 10/2, तो कितना हो गया? 10/2, सॉरी। अब प्लस यहाँ पर 1 भी करना है क्योंकि साधारण बहुमत है, तो ये हो गया 5 प्लस 1 6, यानी कि 6 सदस्य। 10 में से 6 सदस्य अगर पास कर देता है, ठीक है, 10 सदस्य में से 6 सदस्य अगर पास कर देता है, वोटिंग कर देता है, तो वहाँ पर क्या होगा? वो जो बहुमत है वो जो धन विधेयक था वो पारित हो जाएगा। 6 सदस्य से मतलब 10 सदस्य टोटल आएगा, 6 सदस्य में से जो है सहमति दे दे, अपना मतदान कर दे, तो वो जो विधेयक था वो पारित हो जाता। इसी चीज़ को रोकने के लिए कहा गया कि नहीं, देखो इस तरह से अगर होगा तो कोई भी सदस्य संख्या, लोकसभा की कोई भी सदस्य संख्या क्या करेगा? आपस में जाएगा, 5-10 सदस्य मिल करके और किसी भी विधेयक को पारित कर लेगा। तो इसीलिए कहा कि देखो इतना से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या आपस में मिल के जाओगे और किसी भी विधेयक को पारित कर लोगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कुछ निश्चित संख्या में आपको सदस्य को लाना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर करें, वह न्यूनतम संख्या जिसके ना होने पर किसी सदस्य की कार्रवाई अवैध हो जाती है। यानी कि अगर उतना सदस्य संख्या नहीं हो रहा है, आप अगर किसी विधेयक को पारित करना चाह रहे हैं, तो कम से कम जितना सदस्य होनी चाहिए, अगर उतने सदस्य नहीं हो रहे हैं, तो आपका जो विधेयक पारित किया गया था वो अवैध घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कम से कम कितना सदस्य चाहिए? तो लोकसभा के लिए अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं और इसका कोरम का मतलब होता है 1/10 या कर लो 10%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लो, 10 से भाग दे दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 54.3। तो 54.3 सदस्य तो होता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? 54। तो लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितना सदस्य चाहिए? 54 चाहिए, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 245 सदस्य बटा 10 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 24.5। 24.5 सदस्य तो होता नहीं है, तो आपको बताएगा दशमलव के बाद देखो 5 है, तो 24 में एक नया संख्या जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा? 25। तो राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 25। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं।